हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं 65 बीपीएससी में रैंक 3 हासिल करने वाले वरुण कुमार जी। वेलकम वरुण टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू। वरुण के बारे में बता दूं तो उन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में भी रैंक 697 हासिल की है। तो वरुण, ये साल काफी स्पेशल रहा है, पहले बीपीएससी और फिर यूपीएससी। जी बिल्कुल। वरुण, शुरुआत मैं इसी से करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ आपकी जो जर्नी रही है वो आप हम सभी को बताएं। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ पहले। मैं बिहार का नालंदा जिला में रहने वाला हूँ, वहाँ बिहार शरीफ है, वहाँ स्थित वहाँ मैं रहता हूँ। फिर मैंने 10th तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल नालंदा से की, जो कि राजगीर में स्थित था। और फिर मैं 11th-12th के लिए चिन्मया विद्यालय बोकारो चला गया था। फिर वहाँ मैंने पीसीएम विद इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो इकोनॉमिक्स में मेरा काफ़ी मन लगता था, तो इसीलिए मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रखा। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुझे एडमिशन मिल गया था, तो वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, तो वहाँ से फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। फिर 2018 में जब ग्रेजुएशन खत्म हो गई, तब फिर मैंने यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी। तो मैंने सेम ही ईयर में भरा था यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ही। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी हो गया और सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी भी हो गया। वरुण, हमेशा से ही क्या झुकाव था कि सिविल सर्विसेज की तरफ आना है? हाँ, ये था मेरा थोड़ा-सा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो बिहार है या फिर जो भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वहाँ सैनिक स्कूल्स या आरके मिशन या स्पोर्ट्स स्कूल जितने भी हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, उनका काफ़ी क्रेज़ है। तो मैं सैनिक स्कूल में गया था, तो वहाँ क्या था कि डिफेंस की तरफ झुकाव होता है, उसी का प्रिपरेशन करवाते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए। बट एक्चुअली क्या था, मेरे दादाजी जो थे वो चाय बेचा करते थे। तो मैंने अपने परिवार में काफ़ी लोगों को देखा है कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिल गई, जैसे मैं सैनिक स्कूल में पढ़ गया जो कि काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है बिहार में, वो अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे काफ़ी सारे कज़िन्स को नहीं मिली। तो मैं सोचा करता था कि यार मैं अगर डिफेंस में चला जाऊँ, तो मैं इन लोगों को वो अपॉर्च्युनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा जो मैंने खुद अवेल की है। मेरे पापा हालाँकि ब्रांच मैनेजर हैं, पापा ने बैंक जॉइन कर लिया था, बट वही है सब कोई नहीं कर पाते हैं। मेरे पापा को किस्मत अच्छा था मेरे पिताजी का, तो उन्होंने बैंक जॉइन कर लिया। तो अपॉर्च्युनिटी जो मुझे मिल गई मेरे पापा के थ्रू, वो काफ़ी सारे मेरे कज़िन्स को नहीं मिली है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि सिविल सर्विस एक ऐसा माध्यम है जहाँ से मैं अपने तरह जो बच्चे हैं, जिनको अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल गई, मैं किस्मत वाला हूँ, बट काफ़ी बच्चों को नहीं मिलती है। तो अगर मैं किन्हीं 4-5 बच्चों को भी अपॉर्च्युनिटी इस तरह की प्रोवाइड कर पाऊँ, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा और वो काफ़ी मोटिवेटिंग था मेरे लिए। वरुण, बहुत ही थॉटफुल सोच है आपकी। और जैसे आपने कहा कि यू वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राइट अपॉर्चुनिटीज क्लिक नहीं कर पाती, तो यू वांट टू हेल्प देम। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस सर्विसेज में भी आएंगे तो जिस मोटो के साथ आप आ रहे हैं उसको आप फुलफिल करने में एकदम कामयाब रहेंगे। अ, जी। वरुण, आपने जैसे बताया कि झुकाव हमेशा से ही था सिविल सर्विसेज के लिए। आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हुई, एसआरसीसी से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आप मास्टर्स कर रही हैं। तैयारी कब करना शुरू किया? अच्छा, मैंने तैयारी जो है काफ़ी लोगों को लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, बट मैंने तैयारी 2018 के बाद ही शुरू की। मैं थोड़ा एक्चुअली जिस कॉलेज में मैं था, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ इलेक्शंस काफ़ी होते थे, इलेक्शंस काफ़ी एक्टिवली परस्यू किया जाता है वहाँ। तो मैंने वहाँ इलेक्शंस लड़ा था और मैं वहाँ कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी भी था। तो 3rd ईयर तक बिल्कुल ही इस फ़ील्ड में जा नहीं पाया मैं तैयारी के फ़ील्ड में। बट 2018 के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब ये सब छोड़ना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल ही कॉलेज के बाद शुरू किया था। फिर मैंने कोचिंग ली थी 2018 में ही। बट मैं कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैंने वो कोचिंग 4-5 महीने में छोड़ दी थी क्योंकि पैसा उन्होंने काफ़ी लिया था, 2 लाख के तकरीबन लिया था पैसा और वो अच्छे से मुझे नहीं लगा कि वो 2 लाख के लायक पढ़ाई दे पा रहे हैं, काफ़ी हैपेज़र्ड मैनर में था। तो तैयारी मेरी 18 से शुरू हुई थी। वरुण, आप यहाँ पे दो चीजों को बहुत क्लियर कर रहे हैं। जिनको लगता है कि कोचिंग बहुत मैंडेटरी है, आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया, तो जो रिमोट एरिया से लोग आते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा विश्वास सूत्र है ये, कि अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं, बड़े शहर में नहीं भी रह रहे, तो भी आपका बीपीएससी और यूपीएससी जितने बड़े एग्जामिनेशन क्लियर हो सकते हैं। और दूसरा जी। जो बात आप बता रहे हैं कि आप स्क्रैच से तैयारी आपने शुरू की 2018 के बाद,
तो ये जो जी। 2018 के बाद से जो तैयारी शुरू की, जो प्लान बनाया, उसको जरा हमारे साथ शेयर करें। मैं 2018 से बताता हूँ। जैसे जब मैंने एक्चुअली क्या है मैम कि हम लोग अपने घर से फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे तैयारी करना है। तो कोचिंग इसीलिए जॉइन किया था कि वहाँ से थोड़ा गाइडेंस मिले। तो वहाँ कोचिंग से तो गाइडेंस नहीं मिला बट कोचिंग में जो लोग आते थे वो मतलब जब आप वहाँ जाते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि आपके आस-पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने काफ़ी सारे सीनियर्स भी होते हैं जिनको हम अपने इस फ़ील्ड में वेटरन्स कहते हैं, जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाते हैं आपको रादर जो कोचिंग गाइड कर पाती है। तो मैंने गाइडेंस उ उस तरह के सीनियर्स से ही ली जो कोचिंग में मिल जाते थे मुझे करोल बाग में। तो वहाँ उन्होंने बताया कि पढ़ना खुद से ही है। कि कोचिंग आइए आप ताकि यहाँ आपको आपको लोग मिल जाए तो यहाँ आप डिस्कस कर पाओ, जो राइट सोर्सेज़ है, राइट मटेरियल से यहाँ लोगों से ही पता चलता है। होता क्या है कि जब आप अकेले तैयारी कर रहे होते हो, तो आप 5-6 घंटे भी पढ़ लेते हो ना घर में तो आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा आप पढ़ रहे हो। बट जब आप मार्केट निकलते हो तो आप देखते हो कि 10, 12, 15 घंटे पढ़ने वाले भी लोग हैं, तो आपको एकदम आप खुद में शून्य की तरह महसूस करते हो कि आप तो कुछ हो ही नहीं, आप ज़ीरो हो। तो एनवायरनमेंट इसीलिए ज़रूरी है, तो एक तो एनवायरनमेंट था वहाँ और तैयारी ऐसे ही की थी। जब 2018 में शुरू किया था तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो जिन्होंने किताबें वग़ैरह बताई थी सब कुछ पढ़ना शुरू किया। तो शुरू में तो काफ़ी कन्फ्यूज़ था, जैसे हिस्ट्री की भी है तो 4-5 किताबें हुआ करती थी। तो मैंने इनिशियली सारी किताबें पढ़ डाली, बट फिर बाद में रियलाइज़ किया कि सारे मैं रिवाइज़ नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे हिस्ट्री का बताता हूँ आपको कि एक बिपिन चंद्र है हिस्ट्री की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की और स्पेक्ट्रम। तो मैंने थ्रू आउट माय 3 इयर्स इन दोनों किताब पे ही डिपेंडेंट रहा कि सिर्फ़ यही 2 किताब पढ़ेंगे हिस्ट्री को और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरह से बाकी किताबें थी जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। अब जैसे पॉलिटी की भी लोग 4-5 किताबें बता देते हैं बट मैं समझता हूँ बीपीएससी में जो क्वेश्चन्स आते हैं प्री या मेंस में, ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से आती है पॉलिटी के क्वेश्चन्स। तो लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, बिपिन चंद्रा हो गया हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा हो गया एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक किताब आती है, वो पढ़ते हैं लोग। फिर ज्योग्राफी होता है ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने 4 किताबें आती हैं और इकोनॉमी इकोनॉमी मेरा ऑप्शनल था तो ऑप्शनल से कवर कर लिया था। वरुण, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जामिनेशन का होता है जिसको जो सब जानते तो हैं लेकिन उसको पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि आपको सोर्सेज अपने बहुत लिमिटेड रखने हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम जी। मल्टीपल सोर्सेज को रिफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ फॉर्डर पॉइंट्स मिल सकता है, कुछ अलग चीजें उन्हें मिल सकती हैं। तो आप इसको कितना जी। बिलीव करते हैं? नहीं मतलब अगर आपके पास टाइम है और उस तरह का इंटेलेक्ट है कि आप एक ही सब्जेक्ट के 10 किताब को पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़िए, मैं इसमें मना नहीं कर सकता हूँ। बट मैं समझता हूँ मैं जितने भी दोस्तों से मिला हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स बन गए हैं, इन सारे के रिसोर्सेज़ लिमिटेड थे कि और यहाँ पे एक बात है जैसे अब तो ऑनलाइन का भी काफ़ी ज़माना आ गया है, कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कि डिजिटल रिवॉल्यूशन जो भी हुआ इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ अवेलेबल हो गए हैं सबके पास। अगर आप एक टॉपिक सर्च करते हो गूगल पे या यूट्यूब पे तो उसके 200 रिसोर्सेज़ आ जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन-सा रिसोर्स रेफ़र करना है। कि क्योंकि उसमें कुछ गलत भी रहता है, कुछ सही भी रहता है। तो जैसे मैं अनअकैडमी हो गया या स्टडी आईक्यू हो गया, ग्रेड अप हो गया, तो इन पे काफ़ी सारे अच्छे रिसोर्सेज़ हुआ करते थे। टीचर्स वगैरह पढ़ाया करते थे इन पे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं किताब से ही पढ़ता था, बट जहाँ मेरे को नहीं समझ आता था, मैं इन चैनल्स को रेफ़र किया करता था। वरुण, जैसे हमने अभी आपने भी मेंशन किया कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी। आपकी क्या रिवीजन साइकिल होती थी? आप कैसे आपने 2018 से इस एग्जामिनेशन साइकिल में आए हैं, तो कैसे जी। रिवाइज करते थे, कैसे पढ़ाई का आप शेड्यूल बनाते थे? शुरू के 6-7 महीने तो वैसे ही निकल गए नोट्स वगैरह बनाने में, समझने में कि नोट्स बनाना कैसे है। क्योंकि जब नोट्स बनाने शुरू करता था मैं, तब ऐसे पूरा का पूरा किताब ही छाप दिया करता था अपने नोट्स में। तो वो फिर और 300-400 पेजेज़ का हो जाता था। तब फिर मैंने सोचा कि इसको धीरे-धीरे फ़िल्टर किया जाए। तो नोट्स बनाने के लिए जैसे मैं क्या करता था कि मैं फर्स्ट रीडिंग करता था बिना कुछ मार्क किए, सेकंड रीडिंग में पेंसिल से मार्क करता था, फिर थर्ड रीडिंग में हाइलाइटर से मार्क करता था, उसके बाद फोर्थ रीडिंग में नोट्स बनाता था। तो वो ऑलरेडी 4 बार फ़िल्टर होके मेरे नोट्स में आता था।
तो वो काफ़ी कंसाइज़ होता था। तो इसी तरह से लक्ष्मीकांत जैसे 800-900 पेजेज़ की बुक है, तो उसको मैंने 90-100 पेजेज़ में कंपाइल कर दिया था। और वो सिंस वो मेरे अपने नोट्स हुआ करते थे, मैं उसको 3-4 दिन में रिवाइज़ किया करता था। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि ऐसे मैं लक्ष्मीकांत 1 सप्ते में रिवाइज़ कर जाऊँ, जितना भी पॉलिटी मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं उसके मॉक टेस्ट वगैरह दिया करता था। और फिर मॉक टेस्ट में मतलब मॉक टेस्ट आप देते हो तो उसका एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी होता है। कि फर्स्ट ईयर में मैं फेल ही इसीलिए किया था कि मॉक टेस्ट तो मैं दिया करता था, बट उसको एनालाइज़ नहीं करता था। अच्छे नंबर आ जाते थे तो खुश हो जाता था। वरुण, एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि इनिशियली आपने जब नोट मेकिंग शुरू की थी तो पूरी पूरी बुक्स ही आप छाप देते थे, उसके बाद फिर आपको समझ में आया कि कैसे कंपाइल। तो ये जो सफर है, ये जो समझ है, वो आपने कैसे डेवलप की पूरे इस जर्नी के दौरान की? क्योंकि ये कई बार ये प्रॉब्लम बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आती है, वो भी पहले पूरी पूरी बुक छाप देते हैं। नहीं, ये मुझे आया जैसे बच्चे काफ़ी बार क्या करते हैं, मैं भी करता था, इन मॉक टेस्ट इग्नोर कर देते हैं बच्चे। उनको लगता है जितना नॉलेज अटेन कर लो एग्ज़ाम में तो कहीं न कहीं वॉमिट हो ही जाएगा, तो वो बट हो नहीं पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा आप नॉलेज अटेन कर लेते हो, पता नहीं नॉलेज नहीं कहूँगा मैं, इतना ज़्यादा आप पढ़ लेते हो कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ कर जाते हो। मतलब जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर काफ़ी सिमिलर से टॉपिक्स हैं, बट उनके जो पार्डनिंग पावर्स हैं, उसमें डिफ़रेंस होता है। तो बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि कम्यूटेशन का पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को है कि नहीं, पार्डन का पावर दोनों को है कि नहीं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आएगा आपके रिविज़न से। तो मैं जब मॉक दिया करता था, तो इनिशियली मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था कि अच्छा ये तो प्रेसिडेंट का भी हो सकता है, गवर्नर का भी हो सकता है, तो क्योंकि दो सारे ऑप्शंस कन्फ्यूज़िंग होते थे। तो इसीलिए मैंने फिर नोट्स बनाना शुरू किया, फिर एनालाइज़ करना शुरू किया कि अच्छा इस पॉइंट पे फ़ोकस करना है। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी क्या करती है, काफ़ी बार एक्सेप्शंस पे फ़ोकस करती है। जहाँ पे डिफरेंस होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को देती है। मतलब कॉमन तो वो देते नहीं है क्योंकि कॉमन सब बना लेंगे, फिर प्रीलिम से एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो वो एक्सेप्शंस पे फ़ोकस करती है, वहाँ फ़ोकस करती है जहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो। तो वो आप पढ़ते रहो तो वो आपको खुद ही दिख जाएगा कि मतलब आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ईज़ी वाला तो सब बना लेंगे। तो ये रहता था, मतलब आप जितना मैं एनालिसिस करता था, उतना फ़िल्टर करने का आइडिया लगता था कि कहाँ से क्या फ़िल्टर करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव नोट्स मेकिंग की जो टेक्निक है वो आपको मॉक से आएगी। जितना क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा जो फोकस एरियाज क्या हैं, और फिर आपको ये समझ आएगा कि कैसे नोट्स मेकिंग, जो इफेक्टिव नोट्स मेकिंग, हम कंसाइज नोट्स मेकिंग की बात करते हैं। वरुण, आपका जो जी, ऑप्शनल था वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जी। लिए कैसी तैयारी करनी है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं? अच्छा, इकोनॉमिक्स पे मैं बताना चाहूँगा जैसे कि जब मैं इकोनॉमिक्स की कोचिंग लेने निकला था, तो मार्केट में काफ़ी कम टीचर थे और जैसा मतलब जिनको भी आइडिया होगा, उनको पता होगा कि दिल्ली में सिर्फ़ 2 ही टीचर हैं इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाते हैं, विभास सर और आर्यन झा सर। तो बट ये क्या है कि आप किसी के भी नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ज़माना चला गया, कन्वेंशन वाला ज़माना, जब यूपीएससी और बीपीएससी दोनों है जो सीधा-सीधा नोट से या बुक से क्वेश्चन पूछ दिया करती थी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं। तो मैंने जितने भी किताब थे, जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एल आहूजा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सैल्वाटो, मैक्रो के लिए फ्रॉयन, इंडियन इकोनॉमी के लिए उमा कपिला। तो जितने भी बुक्स थे जो मैंने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था और ऐसे ही सिविल सर्विसेज में प्रिस्क्राइब्ड है, तो मैंने सारी बुक्स से पढ़ी थी और मैंने बुक से नोट्स बनाया था। और बीपीएससी की एक खास बात है कि ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर आप पिछले 25-30 साल का मेंस का क्वेश्चन करके जाओगे, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, मतलब क्योंकि ज़्यादा होता नहीं है, 300-400 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करके जा ही सकते हो और उसमें 4 क्वेश्चन अगर मिल भी जाता है, तो आप वहाँ पे 4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हो। तो ये रहता था मेरा कि मैं किताब से ही पढ़ूँगा, नोट्स बनाऊँगा और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब टीचर्स के नोट्स देखता था या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेता था, फिर मैं अपने नोट्स को सप्लीमेंट करता था। वरुण, ऑप्शनल एक बहुत ही ऑप्शनल के लिए हमेशा बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है किस तरीके से हम आंसर्स लिखते हैं। तो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है और अपने आंसर्स को बहुत ही सबसे अलग बनाना है और सबसे अच्छा बनाना है। इकोनॉमिक्स में जैसे जब मैं लिखा करता था, तो एक तो आप जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको वर्डिंग्स पे ध्यान देना होता है। जैसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, एग्ज़ामिन पूछा है या क्रिटिकली एग्ज़ामिन पूछा है या एनालाइज़ पूछा है या इलस्ट्रेट पूछा है या एनुमरेट पूछा है। तो ये सारे टर्म्स तो आपको कंठस्थ होने चाहिए कि इनमें लिखना क्या होता है। तो जैसे मैं क्या करता था, मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा है उन्होंने,
तो जैसे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो एक तो फाइनेंस का सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता था, इंट्रोडक्शन देता था मैं फाइनेंस कमीशन का, कि अब उसमें क्या आपको इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे एक फाइनेंस कमीशन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिकमेंड करती है कि कैसे ग्रांट्स दिए जाए। बट यहाँ पे थोड़ा-सा एक आप आर्टिकल मेंशन कर दीजिए। आपने आर्टिकल मेंशन कर दिया कि मुझे वो आर्टिकल अभी नहीं याद है, कि आर्टिकल सो एंड सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन से डील करती है, इस ये पार्ट डील करती है। फिर आप लिख दीजिए कि सबसे पहले फाइनेंस कमीशन सबसे पहली बार कब गठित हुआ था, फिर उसके बाद आप रिकमेंडेशंस पे आइए। और बीपीएससी में जब हम आंसर लिखते हैं तो बीपीएससी थोड़ा-सा खोजती है कि आप बिहार स्पेसिफिक आंसर्स लिखें, क्योंकि उनको भी पता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे बीपीएससी की भी कर रहे हैं। तो बट वो वहाँ पे नंबर आपको कम मिलेगा, अगर आप बिहार स्पेसिफिक चीज़ें नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर कम मिलता है। इसीलिए वहाँ पे बिहार स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जो हैं, कि बिहार को इतना ग्रांट मिला पंचायती राज के लिए या म्युनिसिपैलिटी के लिए या वाटर डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब लिखना होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कुछ फ्लो चार्ट आप बना दो, कि जैसे 6-7 रिकमेंडेशंस हैं, तो आपने एक सेंटर में लिख दिया फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, फिर 6-7 एरो निकाल के आपने रिकमेंडेशंस कर दिया। फिर वैसे ही किसी क्वेश्चन की डिमांड में अगर डायग्राम्स आते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है बीपीएससी के आंसर में आपको 5 से 6 पेज भरना होता है एक आंसर में। तो आपके पास इतना कंटेंट नहीं होता है कि आप 5-6 पेज भर दें, तो वो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो, कहाँ डायग्राम बना सकते हो, तो उस तरह से आपको करना पड़ता है। आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि कैसे आप जो भी डायग्राम्स हैं उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने एक स्ट्रक्चरिंग बताई कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, आप कीवर्ड्स कितना ध्यान रखना है। जी। वरुण, आपका ये पहला इंटरव्यू था, कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बीपीएससी में? बीपीएससी में जैसे मैंने दृष्टि आईएएस एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ तो जो इंटरव्यू लिया था उन्होंने, वो बिल्कुल ही अलग था और बीपीएससी में बिल्कुल ही अलग था। जैसे बीपीएससी में क्या होता है कि वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि एक बायसनेस क्रिएट हो सकती है नाम की वजह से, आपके कास्ट की वजह से, रीजन की वजह से, तो वो वहाँ इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं। आपको एक कोड दिया जाता है 3, 4, 5 करके, तो वही रहता है उनके पास। तो वो मैं सबसे पहले गया तो उन्होंने मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा। तो मैंने बताया, फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन फ्रेम हो जाती है कि अच्छा लड़के ने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, तो फिर वो मेरे से सारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का करने लगे। फिर आपको डर लगने लगता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में आंसर ना दे पाओ, आपका ऑप्शनल भी था, आपका ग्रेजुएशन भी था, तो वो डर मेरे को लग रहा था। बट वहाँ पे जो मेरी चेयरपर्सन थी मैम, उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल किया मुझे। मैं 1-2 जगह हिचकिचा भी रहा था, तो उन्होंने मुझे ग्लास ऑफ वाटर ऑफर किया। तो अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपको डर लग रहा है, आपको एंग्ज़ायटी आ रही है, तो वहाँ पे आपको लोग कम्फर्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जाके डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप कुछ अच्छा ही करके पहुँचे हो यहाँ पे, तो स्टे कॉन्फिडेंट। यानी कि कॉन्फिडेंस रखना है, और कॉन्फिडेंस ही की है। अगर आपको आ रहा है तो आप उसको अच्छे से जी। आंसर करिए, और अगर नहीं आ रहा है तो उसको बहुत ही पोलाइटली आप बता भी दीजिए कि अगर नहीं आ रहा है आपको। 1-2 आंसर्स में अपने, उन्होंने कुछ फैक्चुअल पूछा था, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि माफ़ कीजिएगा श्रीमान, मुझे ये उत्तर नहीं पता है। तो आप कह सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बट आप ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता है, मतलब आप फिर पहुँचे वहाँ पे कैसे हो, कि आपको कुछ पता ही नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप 10 का 10 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो, बट उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, कि अगर आप सब छोड़ ही दोगे तो फिर, क्योंकि नॉलेज तो मैटर करता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता है कि आप अच्छा इंग्लिश या हिंदी बोल के आ जा रहे हो तो आपको नंबर मिल जाएँगे। ऑब्वियसली नॉलेज मैटर करता है, तो आपको आंसर्स भी देने हैं वहाँ पे। वरुण, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू के थ्रू मुझे काफ़ी मदद मिली। जो स्टडी आईक्यू में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था मेरे सक्सेस में, सीसैट में था। मुझे सीसैट से काफ़ी डर लगता था, बट स्टडी आईक्यू में मैं पढ़ता था, जितने भी टॉपिक्स थे, टाइम एंड वर्क या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस, इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी हेल्प मिली मुझे स्टडी आईक्यू से। उनमें वहाँ एक सर पढ़ाते हैं, गौरव गर्ग सर हैं, काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो वो कंपाइल करते थे। वीकली आती थी उनकी टॉप 100, टॉप 200 करंट अफेयर्स, तो वो मैं हमेशा पढ़ लिया करता था। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज़ हो जाया करता था। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि करंट अफेयर्स, और फिर इनमें ज्योग्राफी के लिए भी मैंने काफ़ी रेफ़र किया था स्टडी आईक्यू। तो ये सारे टॉपिक्स मैं कर लिया करता था स्टडी आईक्यू से। वरुण, वी आर ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। Thank you so much for joining us in this interview session, and the entire team wishes you good health and good luck.
थैंक यू वेरी मच।